आज हम स्टार्ट करते हैं रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के है एम्ब्रियोलॉजी। इसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी एनाटमी और रीनल सिस्टम की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज 602 सेक्शन 3 रीनल सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले इसमें है द किडनी एम्ब्रियोलॉजी। Kidney embryology is divided into 3 parts: pronephros, mesonephros and metanephros. Pronephros जो है वो वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट में बनता है, बट देन इट डीजनरेट्स। ठीक है, फिर वीक 4 में बनता है और उसके बाद डीजनरेट हो जाता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने हमें डीजनरेटेड प्रोनेफ्रोज शो किए हुए हैं। जो इसमें लार्जेस्ट पार्ट है वो है मीजोनेफ्रोज। मीजोनेफ्रोज वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट में बनते हैं। दे फंक्शन एज द इंटरिम किडनी फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये किडनी की तरह वर्क कर रहे होते हैं। देन दे परसिस्ट इन द मेल जेनिटल सिस्टम एज द वॉल्फियन डक्ट। मेल जेनिटल सिस्टम में ये वॉल्फियन डक्ट की तरह एक्ट करते हैं, फॉर्मिंग डक्टस डिफरेंस एंड एपिडेडमिस। और उसके बाद इन्हीं से फिर डक्टस डिफरेंस और एपिडेडमिस बनता है। उसके बाद आता है मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज एक परमानेंट पार्ट है, ये डिजनरेट नहीं होता। फर्स्ट अपीयर इन द वीक 5 ऑफ डेवलपमेंट। ये वीक 5 ऑफ डेवलपमेंट में अपीयर हो जाता है। नेफ्रोजेनेसिस इज नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द वीक 36 ऑफ गेस्टेशन। और ये पूरी नेफ्रोजेनेसिस जो है, जो किडनी की फॉर्मेशन है, वो वीक 36 ऑफ गेस्टेशन तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेटानेफ्रोज में इन्होंने कुछ हमें यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम भी शो किया हुआ है। यूरेट्रिक बड जो है वो यूरोजेनिटल साइनस से ही निकल रहा है। और यहाँ पे अगर लार्जेस्ट पार्ट का पूछें तो वो मीजोनेफ्रोज हैं। और अगर पूछें कि इनमें से कौन सा पार्ट इस तरह का है जो मेल के जेनिटल सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है, तो वो है मीजोनेफ्रोज, क्योंकि मीजोनेफ्रोज मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर एक वॉल्फियन डक्ट बनाते हैं और उस वॉल्फियन डक्ट से फिर आगे डक्टस डिफरेंस और एपिडेडमिस बनते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यूरेट्रिक बड। यूरेट्रिक बड को हम मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि ये मेटानेफ्रोज ही का पार्ट है, इस वजह से इसको मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द काउडल एंड ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया हुआ है। ये मीजोनेफ्रोज के अंदर जो इन्होंने एक डक्ट हमें शो किया वो मीजोनेफ्रिक डक्ट है। इस मीजोनेफ्रिक डक्ट के काउडल एंड में हमें मिलेगा यूरेट्रिक बड। इट गिव्स राइज टू द यूरेटर्स, पेल्विसेस, कैलसेस, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड इट इज़ फुली कैनलाइज्ड बाय द वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। इसने सारे ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने, जैसे यूरेटर्स जो हैं वो ट्यूब्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स भी जो हैं वो ट्यूब फॉर्म में होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। ये पेल्विसेस और कैलसेस को भी इसने बनाना है जो पिरामिड शेप्स होते हैं, तो इसने ट्यूब्स और पिरामिड शेप्स स्ट्रक्चर्स को बनाना है। उसके बाद है फुली कैनलाइज बाय द वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट, और इसने पूरी तरह से जो है वो कैनाल की फॉर्म एक बना लेनी है बाय द वीक 10 ऑफ डेवलपमेंट। मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम। मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम को हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा भी कहते हैं। यूरेट्रिक बड इंटरेक्ट्स विद दिस टिश्यू। अब यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यूरेट्रिक बड जो है वो एक स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम भी कहते हैं, लेकिन इसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा भी कह सकते हैं। यूरेट्रिक बड ने इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। इंटरेक्शन इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू टू डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो जब यूरेट्रिक बड ने मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो उसके बाद जो है वो ग्लोमेरुलस की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन जो है वो ग्लोमेरुलस की स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये चलेगी ग्लोमेरुलस से लेकर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक। यानी कि जब यूरेट्रिक बड यानी मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम इंटरेक्ट करेगा विद द मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम आल्सो कॉल्ड मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, तो फिर एक डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन स्टार्ट होगी ग्लोमेरुलस से लेके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक। Aberrant interaction between these two tissues may result in severe congenital malformations of the kidney.
अगर इनकी इंटरेक्शन जो है वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो हम देखेंगे कि बहुत ही सेवरल कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस हो जाएंगी किडनी की। इसमें एग्जांपल्स हैं रीनल एजेनेसिस की और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी की। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हैं एक तो रीनल एजेनेसिस की, एजेनेसिस यानी कि किडनी बनेगा ही नहीं, और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी का मतलब है कि किडनी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगी। यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, जहाँ पे यूरेटर जो है वो पेल्विस के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं यूरेट्रिक पेल्विक जंक्शन। इट इज़ लास्ट टू कैनलाइज, ये आखिर में कैनलाइज होता है यानी कि ट्यूब की फॉर्म में और एक कैनाल की फॉर्म में, यानी कि इसका जो रास्ता है, जो इसकी एक रूट बननी है वो इसकी एंड पे बनती है और इसी वजह से कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही होती है। कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूनिलेटरल भी और बायलेटरल दोनों तरह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिक कॉज ऑफ प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज बनता है प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि हमारे किडनी जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर यूरिन जो है वो बिल्डअप होने लग जाता है। तो ये किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होगा और वो ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली जो है वो यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन पर होती है। डिटेक्टेड बाय प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पॉटर सीक्वेंस। पॉटर सीक्वेंस में सबसे पहले तो ओलिगोहाइड्रमनियोज होगा, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। कंप्रेशन ऑफ द डेवलपिंग फीटस, और उसके बाद जब एमनियोटिक फ्लूइड नहीं रहेगा जो एक कुशन की तरह जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है फीटस को, तो जब वो नहीं रहता, जब उसकी अमाउंट कम हो जाती है तो फिर डेवलपिंग फीटस की कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इट कैन रिजल्ट इन लिम्ब डिफॉर्मिटीज़, लिम्ब डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। फेशियल एनोमैलीज हो सकती हैं जो कि उन्होंने डायग्राम में भी शो की हुई हैं कि लो सेटियर्स हो सकते हैं और रेट्रोगेंशिया हो सकता है। रेट्रोगेंशिया में ये होता है कि मैंडिबल की जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल हो जाती है। और फ्लैटनेड नोज, compression of chest and the lack of amniotic fluid aspiration into fetal lungs, और जब चेस्ट की कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से जो amniotic fluid है उसकी एस्पायरेशन इनटू फीटल लंग्स नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया होने लगता है जो कि कॉज ऑफ डेथ भी बनता है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमें हमारे फीटल लंग्स में भी चाहिए होता है। तो जब फिर हमें एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन फीटल लंग्स में नहीं हो रहा होता क्योंकि चेस्ट की कंप्रेशन हो रही होती है, तो पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया हो जाता है। पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया में ये होगा कि पल्मोनरी सेल्स जो हैं उनका नंबर डिक्रीज होने लगेगा और ये चीज़ जो है वो कॉज ऑफ डेथ भी बनती है। कॉज्ड बाय क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशेंसी और द रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट, ये इस वजह से होती है कि प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो गई है कोई, या फिर जो रीनल आउटपुट है वो डिक्रीज्ड है। रीनल आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो सकता है इन द कॉन्जेनिटल डिजीजेज रिलेटेड टू किडनी, जैसे इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, दैट इज़ अ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में ये होगा कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस बन जाएंगे क्योंकि उसमें यूरेथ्रल वॉल्व्स बन जाते हैं। एंड बायलेटरल रीनल एजेनेसिस, तो इसको याद ऐसा रख सकते हैं, द बेबीज हु कांट पी इन यूट्रो डेवलप पॉटर सीक्वेंस, पॉटर सीक्वेंस इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे लिखा है कि बेबीज हु कांट पी इन यूट्रो डेवलप पॉटर सीक्वेंस, क्योंकि जो बेबीज़ पी नहीं करते उस वजह से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन रहा होता और उसकी अमाउंट कम हो जाती है और सारा कुछ यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से होता है। तो इसको हम कहते हैं पॉटर सीक्वेंस। पॉटर सीक्वेंस जो है वो इसके नाम से ही इसका निमोनिक जो है वो बना हुआ है। पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया इसमें होता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज ट्रिगर, ट्विस्टेड फेस, ट्विस्टेड स्किन, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट्स एंड रीनल फेलियर इन यूट्रो। इसके बाद हम देखते हैं हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी में ये है कि इन्फीरियर पोल्स ऑफ बोथ द किडनीज फ्यूज एबनॉर्मली, इसमें ये होता है कि जो किडनीज के इन्फीरियर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। एज दे असेंड फ्रॉम द पेल्विस ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट,
ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है वो पेल्विस से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो horseshoe kidneys get trapped under inferior mesenteric artery and then they remain low in the abdomen। तो उस टाइम पे वो inferior mesenteric artery के अंडर ट्रैप हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो एब्डोमेन में लो ही उनकी पोजीशन बन जाती है। किडनीज का फंक्शन नॉर्मली फंक्शनिंग का नॉर्मली रहता है, बट दे आर एसोसिएटेड विद हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये भी हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि स्वेलिंग ऑफ द किडनी ड्यू टू बिल्डअप ऑफ यूरिन हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि इनमें भी यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर। हायर इंसिडेंस इन द क्रोमोसोमल एनोप्लॉइडी, जिनमें कोई पहले से ही क्रोमोसोमल एनोप्लॉइडी हो उसके अंदर ये ज़्यादा कॉमनली हो रहे होते हैं, जैसे ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21 और टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आता है कॉन्जेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनिंग किडनी, इसमें जो है वो जो किडनी है वो एक ही होगा, एक ही फंक्शनिंग किडनी इसमें मौजूद होता है। मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक विद कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल किडनी। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, क्योंकि जो कॉन्ट्रालेटरल किडनी है उसकी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बट एनोमैलीज इन द कॉन्ट्रालेटरल किडनी आर आल्सो कॉमन, लेकिन एनोमैलीज भी इन द कॉन्ट्रालेटरल किडनी हो सकती हैं। ऑफन डायग्नोज प्रीनेटली वाया अल्ट्रासाउंड, इनको भी हम प्रीनेटली वाया अल्ट्रासाउंड डायग्नोज कर सकते हैं। यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, अब इसकी कुछ कॉजेज़ बताई हुई हैं और इसकी कुछ फॉर्म्स हैं। तो उसमें जो फॉर्म्स हैं वो है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस। इसमें ये होता है कि यूरेट्रिक बड फेल्स टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम। यूरेट्रिक बड जो है वो इसमें नहीं बनता, लेकिन मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम की डिफरेंशिएशन हो रही होती है। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी एंड यूरेटर। यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस में ये होगा कि एक किडनी की कंप्लीट एब्सेंस होगी और उसकी वजह ये बनती है कि यूरेट्रिक बड जो है वो बिल्कुल ही नहीं बनता, लेकिन मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम की डिफरेंशिएशन हो रही होती है। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, इसमें यूरेट्रिक बड डेवलप्स बट फेल्स टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम। इसमें यूरेट्रिक बड तो बनता है, लेकिन मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम की डिफरेंशिएशन सही से नहीं होती, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल किडनी कंसिस्टिंग ऑफ सिस्ट एंड द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें किडनी तो मौजूद होगा लेकिन वो नॉन फंक्शनल होगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट और कनेक्टिव टिश्यू होंगे। प्रीडोमिनेंटली नॉन हेरिडिटरी एंड यूजली यूनिलेटरल, ये ज़्यादातर जो है वो नॉन हेरिडिटरी कंडीशन है और यूनिलेटरल है। बायलेटरल लीड्स टू द पॉटर सीक्वेंस, और अगर यही चीज़ बायलेटरल हो जाए तो फिर पॉटर सीक्वेंस हो जाता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम में ये होता है कि बाइफोर्केशन ऑफ द यूरेट्रिक बड बिफोर इट एंटर्स द मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम ब्लास्टीमा, ठीक है, मेसेंचाइम इसको कहते हैं, क्रिएट्स अ वाई शेप्ड बिफिड यूरेटर। तो इसमें ये होता है कि जो यूरेट्रिक बड है उसकी बाइफोर्केशन हो जाती है इससे पहले ही कि वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा में एंटर हो, और उसकी वजह से एक वाई शेप्ड बिफिड यूरेटर बन जाता है। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम कैन अल्टरनेटिवली अकर थ्रू टू यूरेट्रिक बड्स रीचिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, इसलिए कि इसकी बाइफोर्केशन हो जाती है, इस वजह से दो कलेक्टिंग सिस्टम्स बन रहे होते हैं, यानी कि दो यूरेट्रिक बड्स बन जाते हैं और फिर वो दोनों के दोनों मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द वेजिको यूरेटर रफ्लक्स, वेजिको यूरेटर रफ्लक्स में ये होता है कि ब्लैडर से यूरिन जो है वो हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट तक जा सकता है। और यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें वेजिको यूरेटर रफ्लक्स और यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और इंक्रीज रिस्क ऑफ द यूटीआईज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट्स विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसमें भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही होती है और यूटीआई का रिस्क भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। पोस्टेरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स, इसमें ये होता है कि एक मेम्ब्रेन रेमनेंट होता है इन द पोस्टेरियर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इन मेल्स, ये मेल्स फीटस में ज़्यादा कॉमन है बल्कि उन्हीं में हो सकता है। उसमें ये होता है
कि यूरेथ्रा का जो एक पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन रेमनेंट होता है। इस पोस्टीरियर यूरेथ्रा को हम प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा भी कह सकते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन रेमनेंट अगर इसकी परसिस्टेंस हो जाए ये यानी कि ये डिजनरेट ना हो तो ये यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। डायग्नोज प्रीनेटली, इसको भी हम प्रीनेटली डायग्नोज कर सकते हैं बाय द बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्योंकि इसमें बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, लेकिन बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस पोर्टर सीक्वेंस में भी हमने पढ़ा है कि होती है। एंड डायलेटेड और थिक वॉल्ड ब्लैडर ऑन अल्ट्रासाउंड, लेकिन इसके साथ इसमें थिक वॉल्ड ब्लैडर भी होगा। डायलेटेड यानी कि ज़्यादा फैला हुआ, और थिक वॉल्ड उसकी वॉल्स भी थिक हुई होंगी ऑन दी अल्ट्रासाउंड। सीवर ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटस एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रमनियोज, इसमें सीवर ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी फीटस में और साथ में ओलिगोहाइड्रमनियोज हुआ होगा, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की कंसनट्रेशन भी इसमें कम होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फेंट्स, क्योंकि ये यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है जो ब्लैडर के बाद आता है इसलिए इसको ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल इन्फेंट्स है। इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस वाला किडनी किस तरह का दिखेगा। फिर हाइड्रो यूरेटर यानी कि यूरेटर की भी स्वेलिंग हुई हुई है। फिर उसके बाद यूरेटरी रिफ्लक्स शो किया हुआ है, डिस्टेंडर ब्लैडर शो किया हुआ है, हाइपरट्रोफिड ब्लैडर वॉल कि वॉल किस तरह की हो जाएगी वो भी इसमें शो किया हुआ है। और यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द पोस्टीरियर यूरेथ्रल मेम्ब्रेन, और जो यूरेथ्रा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है, यानी यहाँ पे असल फॉल्ट आया है यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इस मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है जो कि डिजनरेट होना था, लेकिन ये परसिस्ट रहा और डिजनरेट नहीं हुआ। वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स इज अ रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टुवार्ड्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स में जो है वो यूरिन जो है वो ब्लैडर से अपवर्ड जाता है टुवार्ड्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। कैन बी प्राइमरी ड्यू टू द एबनॉर्मल और द इनसफिशिएंट इंसर्शन ऑफ द यूरेटर विद इन द वेजिकुलर वॉल। उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जो फॉल्ट है वो ब्लैडर के अंदर ही ब्लैडर के अपने अंदर ही कोई फॉल्ट हो, जैसे कि एबनॉर्मल और इनसफिशेंट या एबनॉर्मल हो या इनसफिशेंट इंसर्शन हो ऑफ द यूरेटर विद इन द वेजिकुलर वॉल। और वेजिकुलर वॉल ऑफ ब्लैडर, देखिए ब्लैडर की एक वेजिकुलर वॉल होती है, हो सकता है कि यूरेटर जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे इंसर्ट ही ना हुआ हो। और सेकेंडरी ड्यू टू द एबनॉर्मली हाई ब्लैडर प्रेशर, और ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी जो है यानी कि किसी और वजह से ब्लैडर का जो प्रेशर है वो हाई हो, रिजल्टिंग इन द रेट्रोग्रेड फ्लो वाया द यूट्रोवेजिकल जंक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट यूटीआई, जिसमें यूटीआई का रिस्क जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। प्राइमरी में हमने देखा क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ रहा है, सेकेंडरी में हमने देखा है कि इसमें ब्लैडर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, कोई और रीज़न है। तो प्राइमरी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि जो इंसर्शन है शायद वही ठीक से नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं रीनल एनाटमी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीनल का एनाटमी वाला पोर्शन। इसमें सबसे पहले तो हमें शो किया हुआ है रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ने आगे जाके डिवाइड होना है इनटू द सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी ने अगर आगे जाके बहुत शॉर्ट हो जाना है तो वो बन जाएगी इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी आगे जाके बनेगी आर्कुएट आर्टरी, और आर्कुएट आर्टरी जो है वो आगे जाके बनती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। यानी रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी से बनेगा एफरंट आर्टरियोल। एफरंट आर्टरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में जाएगा, यानी बोमेस कैप्सूल में जाएगा, और वहाँ से ये इफरंट आर्टरियोल बन के निकलेगा। इफरंट आर्टरियोल से फिर हमें मिलेंगी कुछ पेरिटब्यूलर कैपिलरीज। ये पेरिटब्यूलर कैपिलरीज जो हैं ये हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल को, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल इंसानों को सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा जो आर्टीरियल सप्लाई हो गया, इसी तरह से इसके जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली जो रीनल सप्लाई भी बिल्कुल इस तरह से होगा। इसमें एक रीनल वेन है, फिर इसी तरह इंटरलोबर वेन है, फिर आर्कुएट वेन है।
रीनल वेन में सेगमेंटल वेन नहीं है, रीनल वेन है और फिर उसके बाद इंटरलोबर वेन है, फिर आर्कुएट वेन है और फिर इंटरलोब्यूलर वेन है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट रीनल वेन रिसीव्स 2 एडिशनल वेन्स। जो लेफ्ट रीनल वेन है उसमें 2 एडिशनल वेन्स भी जो हैं वो ड्रेन हो रही हैं। इसमें एक तो लेफ्ट सुप्रारीनल है और लेफ्ट गोनेडल वेन्स हैं। फिर एक बात यहाँ पे लिखी है, रीनल मेडुला रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस ब्लड फ्लो देन रीनल कॉर्टेक्स। ये किडनी है, इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर पोर्शन इसका मेडुला होता है। तो उन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स में जो है वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, रीनल मेडुला में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही कम होता है। दिस मेक्स मेडुला वेरी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया एंड वल्नरेबल टू इस्केमिक डैमेज। इस वजह से मेडुला जो है वो हाइपोक्सिया के वेरी सेंसिटिव होता है और इस्केमिक डैमेज में इसमें बहुत जल्दी हो सकता है। लेफ़्ट किडनी इज टेकन ड्यूरिंग लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन। जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो हम हमेशा लेफ़्ट किडनी लेते हैं, बिकॉज इट हैज़ द लॉन्गर रीनल वेन, क्योंकि इसकी जो रीनल वेन है यानी लेफ़्ट रीनल वेन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोमेरुलर एनाटॉमी को। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर शो किए हुए हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमने देखा था कि एफरेंट आर्ट्रियोल एक स्ट्रक्चर में जो है वो जा रहा है और फिर एफरेंट आर्ट्रियोल के फॉर्म में बाहर आ रहा है। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा प्रोमिनेंट करके यहाँ पे शो किया है। तो इसमें सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो हम देखते हैं कि एक बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता है और बोमेंस कैप्सूल जो है वो उसकी प्राइटल लेयर है, जबकि इसकी विजरल लेयर में कुछ सेल्स बने हुए हैं ग्रीन कलर के, यहाँ पे शो किए हुए, ये पोडोसाइट्स हैं। विजरल लेयर में पोडोसाइट्स हैं और प्राइटल लेयर में बोमेंस कैप्सूल हैं। उसके बाद इसके नीचे बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो एक मेसेंजियल सेल्स हैं। ये जो स्टार लगा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, ये कंपोनेंट ऑफ द फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है। तो उसके बाद हमने देखा कि एक इफरेंट आर्टरी के ज़रिए ये यहाँ से स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, उनको हम एंडोथेलियल सेल्स भी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखा कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कुछ सेल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं ये एक और स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके जो मैक्यूला डेंसा है उसके साथ जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोर्स ऑफ यूरेटर्स, यानी कि यूरेटर्स किस तरह से बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले दे अराइजेज फ्रॉम द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से ये अराइज होते हैं। देन दे ट्रेवल्स अंडर द गोनेडल आर्टरीज। रीनल पेल्विस से निकलने के बाद ये गोनेडल आर्टरीज के अंडर यानी कि उनके नीचे ट्रैवल कर रहे होते हैं ओवर कॉमन इलियक आर्टरी, और कॉमन इलियक आर्टरी के ऊपर से जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद अंडर यूट्राइन आर्टरी इन द वास्ट डिफरेंस है, और यूट्राइन आर्टरी और वास्ट डिफरेंस के अंडर से, यानी कि सबसे पहले ये रीनल पेल्विस से निकलेंगे, गोनेडल आर्टरीज के नीचे होंगे पहले, फिर कॉमन इलियक आर्टरी के ऊपर होंगे और फिर उसके बाद दोबारा यूट्राइन आर्टरी के नीचे होंगे और मेल्स में वास्ट डिफरेंस के नीचे होंगे। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं ये। गायनाकोलॉजिक प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल लाइगेशन ऑफ यूट्राइन और द ओवेरियन वेजल्स। अगर हम कोई गायनाकोलॉजिक प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें हमने यूट्राइन या फिर ओवेरियन वेजल्स की लाइगेशन की है तो इट मे डैमेज द यूरेटर, तो इससे यूरेटर भी डैमेज हो सकता है, विच मे लीड टू यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन और लीक, जिसकी वजह से यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या लीक हो सकता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रेसेस द इंट्राम्यूरल यूरेटर। अगर किसी वजह से ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो इंट्राम्यूरल यूरेटर की भी कॉम्प्रेशन हो सकती है। प्रिवेंटिंग यूरिन रिफ्लक्स है, जिससे हम यूरिन रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन हम करवा सकते हैं ताकि हम यूरिन रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सकें। यूरिन रिफ्लक्स का मतलब है कि यूरिन जो है वो ऊपर को जा रहा है। ब्लड सप्लाई टू यूरेटर। ब्लड सप्लाई टू यूरेटर में है प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। यूरेटर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। प्रॉक्सिमली इनको सप्लाई करती हैं रीनल आर्टरीज। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि आर, फिर उसके बाद GACI, ठीक है, आर, पहले हम आर लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे GACI
और एस भी लगा सकते हैं। प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल में सिर्फ और सिर्फ रीनल आर्टरीज हैं। मिडल में जी ए सी, ठीक है, गोनेडल आर्टरी, एओटा, कॉमन एंड इंटरनल आइलिक आर्टरीज, कॉमन आइलिक आर्टरी और इंटरनल आइलिक आर्टरी। डिस्टल में फिर इंटरनल आइलिक एंड द सुपीरियर विजरल आर्टरीज, सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज। 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। 3 जगहों पर यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इजीली हो सकती है। एक है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन में जहाँ पे यूरेटर्स जो हैं वो रीनल पेल्विस से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे पेल्विक इनलेट पे और यूरेट्रो वेजिकल जंक्शन पे, जहाँ पे यूरेटर्स आकर वेजिकल वॉल ऑफ ब्लैडर पे एंड हो रहे होते हैं। तो इन 3 जगह पे जो है वो यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन इजीली हो सकती है। प्रॉक्सिमल हमने देखा रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। मिडल में हमने देखा कि गोनेडल आर्टरीज हैं, एओटा है, कॉमन आइलिक आर्टरी है और इंटरनल आइलिक आर्टरी है। डिस्टल में हमने देखा कि इंटरनल आइलिक आर्टरी है और सुपीरियर वेजिकल आर्टरीज हैं। इनको हम याद रख सकते हैं। पहले हम आर लिखेंगे, फिर GACIS, यानी कि आर और GACIS। तो इस तरीके से हम इनको, इन आर्टरीज़ को याद रख सकते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमें यूरेटर्स शो किए हुए हैं, दोनों तरफ से यूरेटर्स आकर ब्लैडर के एंड हो रहे हैं। फीमेल्स में यूट्राइन आर्टरी होती है, मेल्स में वास्ट डिफरेंस शो किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे दरमियान में एक मीडियन एम्बिलिकल लिगामेंट शो किया हुआ है। फिर इसके बाद ये ब्लैडर है और ब्लैडर के डेट्रूसर मज़र लगा हुआ है। और फिर इसके इंफीरियर ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ट्राइगोन। इसके दोनों तरफ पे यूरेट्रल ऑरिफिस है जहाँ पे यूरेटर्स आके एंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये ट्राइगोन जो है ये इंफीरियरली इसके इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस है ट्राइगोन के, और इस यूरेथ्रल ऑरिफिस के पोस्टेरली हमने देखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी मौजूद होता है। इसके बाद आती है रीनल फिजियोलॉजी। तो अब हम शुरू करते हैं रीनल सिस्टम का फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। तो इसमें सबसे पहले तो है द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि जो अगर कोई पर्सन है और उसका बॉडी मास जो है वो 70 kg है, तो उसमें 60% जो बॉडी मास है वो होगा टोटल बॉडी वाटर, और जो 40% उसका बॉडी मास है वो होगा नॉन वाटर मास। तो जो 60% ऑफ द बॉडी मास है वो इज़ इक्वल टू 42 kg बन जाएगा, और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 लीटर। और जो 40% ऑफ द बॉडी मास है वो 28 kg के इक्वल बनेगा। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो टोटल बॉडी वाटर है जो कि 60% है, 60% में से 40% जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। और जो इसमें 20% है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ये 28 kg के इक्वल बनता है, यानी 40% ऑफ द 70 kg मैन। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इक्वल टू 14 kg बनता है, यानी 20% ऑफ द 70 kg मैन। फिर जो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इसमें 75% है। 75% का मतलब है कि 10.5 लीटर जो है वो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। और जो प्लाज्मा है वो 25% है, इसका मतलब है कि ये 3.5 लीटर होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 kg। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आरबीसी का वॉल्यूम बताया हुआ है। ये आरबीसी का वॉल्यूम जो है ये 2.8 लीटर के इक्वल होता है। इसके बाद यहीं पे इन्होंने बताया कि हाइकिन यानी कि हाई पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। 60-40-20 रूल परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट फॉर एवरेज पर्सन। 60% जो है वो टोटल बॉडी वाटर है, 40% उसमें ICF है, मेनली कंपोज्ड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर मेनली पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, जबकि ECF जो है वो 20% है। इसके अंदर मेनली सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्ब्यूमिन होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय द रेडियो लेबलिंग एल्ब्यूमिन। अगर तो हमने प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करना है तो उसके लिए हम एल्ब्यूमिन को रेडियो लेबलिंग कर देंगे,
तो हमें प्लाज्मा वॉल्यूम पता चल सकता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय इनुलिन और मैनिटोल। लेकिन अगर हमने पूरे के पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को मेजर करना है तो हम इसके लिए इनोलिन और मैनिटोल को यूज़ कर सकते हैं। सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है वो नॉर्मली 275 से 295 मिलीओस्मोल्स पर केजी H2O। प्लाज्मा वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है टोटल बॉडी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट। उसके बाद आता है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। इसका एक कंपोनेंट तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो हमने पहले भी उस डायग्राम में देख लिया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू साइज एंड द चार्ज सेलेक्टिविटी। इसने जो है वो प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन करनी होती है, और ये फिल्ट्रेशन इसने साइज़ के और चार्ज के हिसाब से करनी है। इट इज़ कम्पोज ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम। इसके अंदर एक तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम होती है, एक इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें टाइफॉर कोलेजन की चेन्स और हिपरन सल्फेट है। इसके अलावा इसमें विजरल एपिथेलियल लेयर है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस। विजरल एपिथेलियल लेयर्स के अंदर पोडोसाइट के फुट प्रोसेसेस हैं। ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं ये मिलकर एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बनाते हैं, और इस तरीके से ये प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन करते हैं चार्ज और साइज़ के हिसाब से। ये 3 कंपोनेंट्स में एक तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके पास टाइफॉर कोलेजन की चेन्स हैं और हिपरन सल्फेट है, और एक विजरल एपिथेलियल लेयर है जिसके अंदर पोडोसाइट के फुट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद हमने देखा चार्ज बैरियर। चार्ज बैरियर ये इस तरीके से बनता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देते। इसमें जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल में मेन एग्जांपल है वो एल्ब्यूमिन की है। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये साइज बैरियर किस तरह से बनते हैं। इसमें एक तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम होती है, ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स को जो एंटर होने से प्रिवेंट करेगी। और इसके अलावा जो पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस हैं वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ मिलकर एक स्लिट डायाफ्राम बनाते हैं। ये स्लिट डायाफ्राम तो 40 से 50 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं होने देगी। तो एक 100 नैनोमीटर वाले मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट कर रहा है वो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम, और एक स्लिट डायाफ्राम है जो 40 से 50 नैनोमीटर वाले मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट कर रहा है एंटर होने से। इसके बाद हम देखते हैं रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला है C=UV डिवाइडेड विद P। इसका मतलब है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड इन द यूरिन पर यूनिट टाइम। ये प्लाज्मा का एक ऐसा वॉल्यूम है जिससे हमने सब्सटेंस को पूरी तरह से क्लियर करके यूरिन में भेज दिया है, और इसमें कितना टाइम लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि Cx=, क्लियरेंस, ठीक है, ऑफ x, इट इज़ मेजर्ड इन मिलीलीटर्स पर मिनट। जो U है उसका मतलब है यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ x, यानी कि वो सब्सटेंस जो है वो यूरिन में आई तो उसकी कितनी कंसनट्रेशन थी। इसको हम देखते हैं mg/ml, यानी कि मिलीग्राम पर मिलीलीटर। और फिर हमने देखा कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ x है, और फिर इसमें एक वॉल्यूम फ्लो रेट, यूरिन फ्लो रेट है जो V से है, तो ये मिलीलीटर पर मिनट है। अगर तो क्लियरेंस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कम आए तो इसका मतलब है कि टब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, टब्यूल्स में से जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया है। और अगर हम देखें कि क्लियरेंस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सिक्रीजन ज़्यादा हुई है। सिक्रीजन का मतलब होता है कि हमने सब्सटेंस को प्लाज्मा से यूरिन में भेज दिया है, और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि हमने सब्सटेंस को किडनी से निकाल के अपने प्लाज्मा में ले लिया है, अपनी ब्लड स्ट्रीम में लिया है। और जो अगर हम देखें कि क्लियरेंस जो है वो इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, तो इसका मतलब कि ना तो एब्जॉर्प्शन हुई है और ना ही सिक्रीजन हुई है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। इनोनिंग क्लियरेंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
बिकॉज इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड एंड इज़ नीदर रीअब्जॉर्ब्ड नॉट सिक्रेटेड। उन्होंने कहा है कि इनोलिन को हम यूज़ कर सकते हैं, इनोलिन की क्लियरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जानने के लिए, क्योंकि इनोलिन एक ऐसी सब्सटेंस है जो फ्रीली फ़िल्टर्ड है, बहुत आसानी से ये फ़िल्टर्ड हो जाती है। उसके बाद ना तो इसने रीअब्जॉर्ब होना है, ना इसने सेक्रेट होना है, तो इसकी कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसलिए हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला लिखा हुआ है कि सी इनोलिन यानी क्लियरेंस ऑफ इनोलिन इज़ इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, यानी कि इनोलिन की जो क्लियरेंस है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बिल्कुल इक्वल है। फिर वही फार्मूला इज़ इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड विद पी। तो यू हमने देखा था यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ इनोलिन है, वी जो है वो यूरिन फ्लो रेट है, और पी का मतलब है कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ इनोलिन। लेकिन ये सारा फार्मूला इज़ इक्वल टू है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। उसके बाद ये फार्मूला है पी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ जी, सी का मतलब है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस स्पेस। फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी माइनस ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस स्पेस। इसमें से जो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ बोमेंस स्पेस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है। फिर उन्होंने बताया कि नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 100 ml पर मिनट। क्रेटिनाइन क्लियरेंस इज एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इनोलिन के अलावा हम क्रेटिनाइन की क्लियरेंस को भी यूज़ कर सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए, लेकिन ये हमें सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही दे सकता है, एक्यूरेट मेजर हमें नहीं दे सकता। इसकी वजह यह है कि ये स्लाइटली ओवर एस्टिमेट कर देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, बिकॉज क्रेटिनाइन इज़ मॉडरेटली सिक्रीटेड बाय रीनल टब्यूल्स, क्योंकि इसमें मॉडरेट सिक्रीजन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, मॉडरेट सिक्रीजन हो रही होती है, इस वजह से ये पूरी तरह से हमें एक्यूरेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं बता सकता, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बता सकता है। हमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कोई ऐसी सब्सटेंस चाहिए होती है जो बिल्कुल फ्रीली फिल्टर्ड हो और उसमें कोई सिक्रीजन और कोई रीअब्जॉर्प्शन ना हो रही हो, इसलिए कि इसमें मॉडरेट सिक्रीजन हो जाती है, इस वजह से ये स्लाइटली ओवर एस्टिमेट कर देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। उसके बाद हम देखते हैं रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। रीनल ब्लड फ्लो में ऑटो रेगुलेशन होती है, यानी कि अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ जाते हैं तो वो फ़ौरन से उसको ऑटो रेगुलेट कर लेता है। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हेल्प्स मेंटेन द कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टू प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम द रैपिड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रीनल परफ्यूजन प्रेशर दैट कुड कॉज रीनल इंजरी और डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उन्होंने कहा है कि कुछ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं जो हमारे रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, और इसलिए रखते हैं ताकि वो किडनी को प्रोटेक्ट कर सके एकदम से आने वाले इंक्रीजेज और डिक्रीजेज से इन द रीनल परफ्यूजन प्रेशर। एकदम से आने वाले रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं। डैट कुड कॉज, और अगर ये चेंजेस आ जाते हैं एकदम से तो हमें रीनल इंजरी भी हो सकती है और हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी अफेक्ट हो सकता है। इसमें दो किस्म के मैकेनिज़म्स हैं, एक मायोजेनिक मैकेनिज़्म है और एक टब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज़्म है। मायोजेनिक मैकेनिज़्म में ये होता है कि जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो फिर स्ट्रेच ऑफ एफरेंट आर्टरीओल होता है। अगर जब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि ब्लड प्रेशर में भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक़्त जो एफरेंट आर्टरीओल है वो स्ट्रेच करता है, और एफरेंट आर्टरीओल के स्ट्रेच होने की वजह से मैकेनिकल एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है। ठीक है, वेस्कुलर एक्टिवेशन में वेस्कुलर स्मूथ मसल की मैकेनिकल एक्टिवेशन होती है, और ये वेस्कुलर स्मूथ मसल फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरीओल करवा के रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी अगर किसी भी वजह से रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो किसी भी वजह से आर्टीरियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो एफरेंट आर्टरीओल ने स्ट्रेच करना है,
उसके स्ट्रेच होने से मैकेनिकल एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल होगी, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और उस वेजो कंस्ट्रिक्शन से रीनल ब्लड फ्लो फिर से डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाएगा। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म में ये होता है कि अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो जाए या बॉडी के अंदर कोई टॉनिसिटी हो जाए, कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा कर रही हो, तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इसमें यह होता है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है, यानी कि NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई इन द फिल्ट्रेट, तो इसको मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो इसको सेंस कर लेते हैं और फिर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, पैराक्राइन ड्राइवन वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। तो ये भी एफरेंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। पैराक्राइन जो है वो कुछ ऐसी सिक्रीजन्स को कहते हैं जो एडजेसेंट सेल्स में रिलीज़ हो रही होती हैं। ये हार्मोनल सिक्रीजन्स भी हो सकती हैं या वैसे भी कोई सिक्रीजन्स हो सकती हैं। तो ये मैक्यूला डेंसा सेल्स ने करवाना होता है। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म में असल में मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो NaCl की हाई कंसनट्रेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और उसके बाद वो कोई पैराक्राइन सिक्रीजन्स करवाते हैं। फिर वो उसके बाद ये पैराक्राइन सिक्रीजन्स जो हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल करवा के ये रीनल ब्लड फ्लो को फिर से डिक्रीज़ कर देती हैं। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसके बाद हम देखते हैं अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस। जिस तरह हमने देखा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए हम इनोलिन को यूज़ कर रहे थे और क्रेटिनाइन को यूज़ कर रहे थे, इसी तरह हम अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को देखने के लिए पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीजन देयर इज नियरली 100% एक्सक्रिएशन ऑफ ऑल पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड दैट एंटर्स अ किडनी। हमने देखा कि जब ये किडनी में एंटर होता है पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में इसकी थोड़ी सी 20% फिल्ट्रेशन होती है। उसके अलावा 100% इसकी एक्सक्रिएशन ही है और 80% इसकी जो है वो सिक्रीजन जो है वो हो रही है इनटू द 100% एक्सक्रिएशन। इसका मतलब ये है कि ये नियरली 100% एक्सक्रिएट हो रहा होता है। तो इसके 100% एक्सक्रिएट होने की वजह से हम इसको अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड विद P, वही फार्मूला, इज इक्वल टू क्लियरेंस ऑफ पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड। द रीनल ब्लड फ्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड विद 1 माइनस हेमाटोक्रेट। यूज 20 to 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट। ये जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है हमारे कार्डिक आउटपुट में से 20 to 25% होता है। रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यू टू ऑटो रेगुलेशन, और ऑटो रेगुलेशन की वजह से ये कांस्टेंट भी रहता है। ERPF यानी इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो अंडर एस्टिमेट्स ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो स्लाइटली। ये हमारे ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो को स्लाइटली अंडर एस्टिमेट्स करता है। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका फॉर्मूला है और ये पता होना ज़रूरी है कि हम पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड को क्यों यूज़ करते हैं। हम इसको अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ़्लो जानने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें रीनल ब्लड फ़्लो का भी फार्मूला दिया हुआ है। रीनल ब्लड फ़्लो इज इक्वल टू रीनल प्लाज्मा फ़्लो डिवाइडेड विद 1 माइनस हेमाटोक्रेट। फिर इसमें यह पता होना ज़रूरी है कि ये कार्डिक आउटपुट में से कितना हिस्सा बनाता है। 20 to 25% जो है वो बनाता है। तो इसमें ये बातें इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने % फिल्ट्रेशन होती है। इसमें सिर्फ 20% फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन इसकी एक्सक्रिएशन जो है वो 100% है। इसलिए कि इसकी एक्सक्रिएशन 100% हो रही होती है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को जानने के लिए। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। इसमें हमने देखा कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यानी FF इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड विद द रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसका मतलब ये भी है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रीनल प्लाज्मा फ्लो। नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो इज इक्वल टू 20% होता है। फिल्टर्ड लॉड अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का फाइंड करना है
तो ये हम फाइंड करते हैं द मिलीग्राम पर मिनट इज़ इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये मिलीलीटर पर मिनट है, मल्टीप्लाई विद द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हमने फ़िल्टर लोड फाइंड करना है किसी सब्सटेंस का तो हमने उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के साथ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन बी एस्टिमेटेड विद द क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। क्रिएटिनाइन क्लियरेंस के ज़रिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट कर सकते हैं, जबकि हम रीनल प्लाज्मा फ़्लो को अच्छी तरह एस्टिमेट कर सकते हैं विद द पैरा अमाइनोप्यूरिक एसिड की क्लियरेंस के साथ। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने डायलेट करना है एफरेंट आर्टरियोल को PDA, और एंजियोटेंसिन 2 ने कंस्ट्रिक्ट करना है इफरेंट आर्टरियोल्स को ACE और PDA। अब यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरियोल है जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द मैक्यूलर डेंसल सेल्स ऑफ द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक कैपिलरी है जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर से गुजर रही है, और ये एफरेंट आर्टरियोल है। ये एफरेंट आर्टरियोल और बोमेंस कैप्सूल का पाइटल है, और ये वही सेम स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेफरेंशियली डायलेट एफरेंट आर्टरियोल्स। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट करना है, तो इस तरीके से इन्होंने रीनल प्लाज्मा फ़्लो को इंक्रीज़ करना है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज़ करना है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस जो है वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा होगा उसी तरीके से रीनल प्लाज्मा फ़्लो भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि एंजियोटेंसिन 2 प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल को एंजियोटेंसिन 2 ने कंस्ट्रिक्ट कर देना है, तो इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से रीनल प्लाज्मा फ़्लो तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसमें भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। इस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के इंक्रीज़ होने की वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इस एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर रहे होते हैं ACE इनहिबिटर्स, और वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं NSAIDs। तो यानी जब NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देंगे तो फिर रीनल प्लाज्मा फ़्लो डिक्रीज़ होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ होगा, इसी के अपोजिट इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक दिया हुआ है कैपिलरी के अंदर का, ये आर्टरियोल्स के अंदर का प्रेशर, और एक है जो बोमेंस स्पेस के अंदर का प्रेशर। जो बोमेंस स्पेस में जो प्रेशर आता है वो भी एक P है और एक पाए, यानी कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इनमें जो पाए है वो है ऑन्कोटिक प्रेशर। तो इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो हमेशा चीज़ को धकेल के अगली तरफ भेजता है, और ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो अपनी तरफ पुल करता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो बोमेंस स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसने जो है वो पुश करना है टुवार्ड्स ब्लड, ठीक है, टुवार्ड्स दिस एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, जबकि जो इसमें ऑन्कोटिक प्रेशर है, जबकि इसमें जो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस स्पेस है उसने बाहर को जो है वो पुल करना है। यही चीज़ जो है वो इस कैपिलरी के अंदर भी है। इसमें ये है कि जो प्रेशर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो बाहर को पुश कर रहा है, और जो इसका ऑन्कोटिक प्रेशर है वो अंदर को पुल कर रहा है। इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रही है। फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीजन है। फिर अगर सिक्रीजन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए तो जो बचा हुआ जो भी फिल्ट्रेट होगा वो एक्सक्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का वही वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम जो है वो इसमें मेन चीज़ ये थी कि इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो डायलेट करती हैं एफरेंट आर्टरियोल्स को, और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो कंस्ट्रिक्ट करता है एफरेंट आर्टरियोल को, और उससे फिर क्या चेंजेस आएंगे। तो इसमें मेन चीज़ असल में ये थी। इसके बाद आते हैं द चेंजेस इन ग्लोमेरुलर डायनामिक्स। तो इसके बाद हम देखते हैं चेंजेस इन ग्लोमेरुलर डायनामिक्स।
सबसे पहले इसमें है द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिर है रीनल प्लाज्मा फ्लो और फिर है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो इनको हमें एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। सबसे पहले है एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन। हमने ये तो देखा था कि एफरेंट आर्टीरियोल डायलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं और उससे ये वाले चेंजेस आते हैं कि रीनल प्लाज्मा फ्लो भी इंक्रीज़ होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन एनसेड्स क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, इसका मतलब ये है कि एफरेंट आर्टीरियोल की जो कंस्ट्रक्शन है वो समय एनसेड्स की वजह से हो रही है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके सिमिलर होंगे जो एनसेड्स के इफ़ेक्ट बनने थे, यानी कि अब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ होगा और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज़ होगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन जो कि एंजियोटेंसिन 2 करवाता है, तो इसमें हमें पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होगा और रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ होगा। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में वाटर कम हो गया है। जब भी हम देखें कि बॉडी में किसी वजह से वाटर कम हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुआ। रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर यानी कि किडनीज़ के अंदर ही अब सब कुछ जमा होता जाएगा क्योंकि यूरेटर्स की तो कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो इसमें भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो डिक्रीज़ ही होगा, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि अब बाकी सारों में फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की तरह ही है। यानी जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन डिहाइड्रेशन में क्योंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है, इस वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है बजाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के साथ डिक्रीज़ करने के बजाय। उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट। तो सबसे पहले इसमें है फ़िल्टर लोड। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का फ़िल्टर लोड फाइंड करना हो तो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के साथ पढ़ी थी। इसके बाद आता है एक्सक्रिएशन रेट। अगर हमने एक्सक्रिएशन रेट फाइंड करना हो तो V मल्टीप्लाई बाई यू का मतलब है कि हमने वॉल्यूम फ्लो रेट यानी V को मल्टीप्लाई करना है यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यानी इस तरीके से हमें फ़िल्टर लॉड और एक्सक्रिएशन दोनों का पता चल सकता है। लेकिन अब हमने फाइंड करना है रीअब्जॉर्प्शन रेट। तो रीअब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमने फ़िल्ट्रेशन में से एक्सक्रिएशन को माइनस कर देना है, और सिक्रीजन रेट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन रेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें हमने एक्सक्रिएशन में से फ़िल्ट्रेशन को माइनस कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम का फॉर्मूला। तो फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम का फॉर्मूला है कि सोडियम एक्सक्रिएटेड डिवाइडेड विद सोडियम फिल्टर, यानी कि इसमें जो सोडियम एक्सक्रिएटेड है उसका ऊपर फॉर्मूला लगेगा V मल्टीप्लाई बाय सोडियम यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम डिवाइडेड विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम। उसके बाद है ये PCR, इसका मतलब है प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ क्रेटिनाइन मल्टीप्लाई बाय यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, और फिर ये U का मतलब है यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ क्रेटिनाइन मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, where GFR glomerular filtration rate is equal to यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ क्रेटिनाइन मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड विद P। वही वाला फार्मूला जो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए पहले भी पढ़ा था। तो इस तरीके से इन्होंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को साइड पे कर लिया है। तो UV डिवाइडेड विद P, तो UV डिवाइडेड विद P को इन्होंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बना लिया।
तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रिएटिनाइन को भी हम बीच में ले आए इस फार्मूले के अंदर। हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनाइन को डिवाइड किया यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनाइन के साथ, जबकि दूसरी तरफ हमने यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम को डिवाइड किया प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम के साथ। तो इसके बाद हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो फार्मूला था वो लगा दिया, यानी यू वी डिवाइडेड विद पी, तो वो हमने क्रिएटिनाइन के लिए लगा लिया। इसके बाद आता है ग्लूकोज क्लियरेंस। इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो फ्रैक्शन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम को जानने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है, ये सारी की सारी फॉर्म्स इसी तरह से याद रखनी है। इसके बाद आता है ग्लूकोज क्लियरेंस। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं ये ग्लूकोज क्लियरेंस। तो ग्लूकोज एट नॉर्मल प्लाज्मा लेवल, अगर तो हमारी प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, यानी 60 से लेके 120 mg पर डेसीलीटर तक है, तो वो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल्स बाय द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो अगर तो वो नॉर्मल है तो वो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, क्योंकि हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल के अंदर एक को ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इन अडल्ट्स एट प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 mg पर डेसीलीटर। लेकिन अगर अडल्ट में हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वह अप्रॉक्सीमेटली 200 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच गई है, तो ग्लूकोसूरिया शुरू हो जाता है, यानी कि यूरिन में हमें ग्लूकोज मिलने लगता है। इसकी ये असल में थ्रेशोल्ड है। एट रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 375 mg पर मिनट ऑल ट्रांसपोर्टर्स आर फुली सैचुरेटेड। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 375 mg पर मिनट है, यानी कि इस कैपेसिटी के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। इससे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए नहीं हो सकती। इसको हम टीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। प्रेगनेंसी में नॉर्मली ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है विद इंक्रीज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेज, क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होने से ऑल दी सब्सटेंसेज की फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्लूडिंग ग्लूकोज। उसमें ग्लूकोज की भी ज़्यादा हो जाती है फिल्ट्रेशन। द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड अकर्स एट लोअर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन। तो जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड था 200 mg पर डेसीलीटर का, उससे भी अब लो लेवल पे जो है, यानी उससे भी कम अगर ग्लूकोज होगी तो ग्लूकोसूरिया स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूकोसूरिया एट नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स। तो इसमें हमने देखा कि जब थ्रेशोल्ड जो है वो लो हो जाता है तो फिर ग्लूकोसूरिया नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन में भी हो रही होती है, और ये चीज़ हमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स में मिल सकती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स फ्लोजिन ड्रग्स, इसमें एक एम्पाग्लिफ्लोजिन है और डेपाग्लिफ्लोजिन जो है ये हम यूज़ करते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इंसुलिन के अल्टरनेटिव्स होते हैं। दे कैन आल्सो रिजल्टिंग ग्लूकोसूरिया, ये भी यूरिन के अंदर ग्लूकोज को रिलीज़ करवा रहे होते हैं एट प्लाज्मा कंसनट्रेशन लेस दैन 200 mg पर डेसीलीटर, जबकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन प्लाज्मा के अंदर 200 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा कम होती है, यानी कि इतनी कम कंसनट्रेशन के अंदर भी ग्लूकोसूरिया ये वाले ड्रग्स करवा रहे होते हैं। इनकी वजह से फिर UTIs वगैरह भी हो रहे होते हैं। ग्लूकोसूरिया इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्ल्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्लूकोसूरिया अगर हो रहा है तो ये एक क्लिनिकल क्ल्यू है कि पेशेंट को शायद डायबिटीज़ मेलाइटस है। स्प्ले फेनोमेनॉन, यहाँ पे ग्राफ के अंदर भी यहाँ पे एक स्प्ले का नाम लिखा हुआ, तो ये स्प्ले फेनोमेनॉन में क्या होता है? TM फॉर द ग्लूकोज इज रीच्ड ग्रेजुअली रेदर देन शार्पली ड्यू टू द हेट्रोजेनिटी ऑफ नेफ्रॉन्स दैट इज़ डिफरेंट TM पॉइंट्स। तो ये जो TM है इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल में, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने की कितनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी को हम TM कहते हैं फॉर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो ये जो कैपेसिटी है ये ग्रेजुअली रीच होती है, ना कि शार्पली रीच होती है, और इसकी वजह ये होती है कि नेफ्रॉन्स के अंदर हेट्रोजेनिटी होती है, यानी कि डिफरेंट नेफ्रॉन्स के पास डिफरेंट कैपेसिटी है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये TM के। तो इस वजह से ये कैपेसिटी जो है वो ग्रेजुअली रीच होगी, ना कि शार्पली रीच होगी।
रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड TM। तो ये ग्राफ के अंदर भी उन्होंने सप्ले के नाम से इसको शो किया हुआ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में अगर देखें तो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन दी हुई है, और अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो उन्होंने हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो बताई हुई है। तो जो जो हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन भी उसी तरह से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो एस्क्रिएशन है, ग्लूकोज की एस्क्रिएशन 200 के बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हुई है, उससे पहले एस्क्रिएशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो रही। और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो 375 mg/मिनट तक पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो गई है। उससे पहले तो रीअब्जॉर्प्शन भी फिल्ट्रेशन के साथ ही इंक्रीज़ कर रही थी। इसका मतलब ये है कि 375 रीअब्जॉर्प्शन की यानी कि ट्रांसपोर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी थी। इसके बाद जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो उस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल के को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए अब नहीं हो रही। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो रीअब्जॉर्ब कर सकें। फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ाते जाएंगे फिल्ट्रेशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। एस्क्रिएशन जो है वो नॉर्मली तो नहीं होती, लेकिन अगर 200 यानी थ्रेशोल्ड रीच हो गया है तो फिर एस्क्रिएशन भी यहाँ पे ग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई है 200 के बाद। इसके बाद हम देखते हैं नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फैनकॉनी सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि जनरलाइज रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सक्रिएशन होती है अमाइनो एसिड्स की, ग्लूकोज की, बाइकार्बोनेट की, फॉस्फोरस की, एंड ऑल द सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल। जितनी भी सब्सटेंसेस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो रही थी वो अब नहीं होंगी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अफेक्ट इसमें ये हो सकता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, हाइपोक्लेमिया हो जाएगा। जाहिर है कि सारे के सारे आयंस जब यूरिन में निकलते जाएंगे तो उनकी जो है वो डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इसमें जो फैंकॉनी सिंड्रोम की वजह से हो रही है उसे हम प्रॉक्सिमल लीनियर टब्यूलर एसिडोसिस भी कहते हैं। इसके कॉजेज़ में हो सकते हैं हेरिडिटरी डिफेक्ट्स। हेरिडिटरी डिफेक्ट्स में विल्सॉन्स डिजीज़ है, टायरोसिनीमिया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं, इस्कीमिया है, मल्टीपल माइलोमा है। ड्रग्स में फिर आइफोस्फामाइड है, सिस्प्लाटिन है, टीनोफोविर है, एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लाइंस है, लेड पॉइजनिंग है। इसके जो नोट्स में लिखा है वो है ग्रोथ रिटार्डेशन एंड रिकेट्स ऑस्टियोपिनिया। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, ऑस्टियोपिनिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है। कॉमन ड्यू टू द हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्योंकि फॉस्फेट की इसमें जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से ये बॉन्ड डिजीज़ और ग्रोथ की रिटार्डेशन होने लग जाती है। वॉल्यूम डिप्लीजन भी इसमें हो जाती है, वॉल्यूम डिप्लीजन आल्सो कॉमन। बार्टर सिंड्रोम, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था उसमें हमने देखा था कि 10 to 20% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो रही थी, तो वहाँ पे अब रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आ गया है। तो इट अफेक्ट्स द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। बार्टर सिंड्रोम ने रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, लेकिन वहाँ पे भी ना एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का को ट्रांसपोर्टर है जिसको लूप डायोरेटिक्स जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं। तो इसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो हम इसको बार्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड जो रीअब्जॉर्ब हो रहे थे वो अब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो यहाँ पे है कि ये चीज़ जो है ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाएगी, हाइपोक्लीमिया और हाइपर कैल्सीयूरिया। जो है हाइपोक्लीमिया का मतलब है कि पोटेशियम की जो है वो ब्लड में डेफिशिएंसी हो गई है, और हाइपर कैल्सीयूरिया का मतलब है कि यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, प्रेजेंट सिमिलरली टू द क्रॉनिक लूप डायोरेटिक यूज़। अगर कोई बहुत देर से लूप डायोरेटिक को यूज़ कर रहा है तो भी उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो है वो अगर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें यूरिन के अंदर लॉस हो रही हैं, और लॉस होने की वजह से पोटेशियम भी लॉस हो रहा है तो हाइपोक्लीमिया हो गया, और इसमें कैल्शियम भी हाइपर कैल्सीयूरिया भी हो जाता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसमें होगा, जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो फैनकॉनी सिंड्रोम में होता है।
Gentleman syndrome is a reabsorption defect of the NaCl in distal convoluted tubule. डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम क्लोराइड की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है जिसने सोडियम और क्लोराइड को, यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करना है। इसको इनहिबिट करते हैं हम थायाजाइड डायोरेटिक्स की मदद से। तो थायाजाइड डायोरेटिक्स ने इसको इनहिबिट करना होता है। ये वाला जो को ट्रांसपोर्टर है ये जेंटलमैन सिंड्रोम में ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद हमने देखा कि जेंटलमैन सिंड्रोम में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इसके अंदर आ गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसमें भी हो रहा है। तो हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीयूरिया सारे के सारे जो हैं वो कम हो रहे हैं। कलीमिया हो रहा है, मैग्नीसीमिया हो रहा है और कैल्सीयूरिया हो रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव प्रेजेंट सिमिलरली टू क्रोनिक थायराइड डायरेटिक यूज लेस सीवर देन बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम से ये लेस सीवर होता है, लेकिन बार्टर सिंड्रोम और जेंटलमैन सिंड्रोम में ये फ़र्क है कि बार्टर में हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है जबकि जेंटलमैन में हाइपो कैल्सीयूरिया है। उसके बाद आता है, और जेंटलमैन के बारे में ये भी लिखा है कि इट इज़ लेस सीवर देन बार्टर सिंड्रोम। उसके बाद आता है लिडल सिंड्रोम, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाएगी विच डिक्रीजेज द सोडियम चैनल डिग्रेडेशन। सोडियम चैनल की डिग्रेडेशन उसकी वजह से नहीं होगी। इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग टब्यूल्स, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी इन द कलेक्टिंग टब्यूल्स। इसमें भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोकलीमिया, हाइपरटेंशन और एल्डोस्टेरोन डिक्रीज्ड, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से सोडियम चैनल डिग्रेडेशन प्रिवेंट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं लिडल सिंड्रोम में। लिडल सिंड्रोम में जो है वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती हैं जिसकी वजह से सोडियम चैनल की डिग्रेडेशन रुक जाती है और फिर बहुत ही ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होने लगती है इन द कलेक्टिंग टब्यूल्स। ये चीज़ जो है ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तक लेके जा सकती है, जो कि हमने अभी तक बार्टर सिंड्रोम, जेंटलमैन सिंड्रोम और लिडल सिंड्रोम में पढ़ लिया है। इसके अलावा इसने हाइपोकलीमिया करवाना है। हाइपोकलीमिया भी हमने देखा है कि बार्टर, जेंटल और लिडल तीनों में हो रहा है, लेकिन इसका एक जो अलहदा से चीज़ है वो ये है कि इसने हाइपरटेंशन भी करवाना है और इसने एल्डोस्टेरोन को डिक्रीज़ कर देना है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है जबकि बार्टर और जेंटलमैन ऑटोसोमल रिसेसिव थी। इट प्रेजेंट सिमिलरली टू दी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसने जो है वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की तरह प्रेजेंट होना होता है। अब ये है कि इसकी प्रेजेंटेशन तो सिमिलर है टू दी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन जो है वो खुद बहुत ही कम होता है। जिस तरह एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है, फिर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। इसने भी बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की तरह ही करनी है, लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन बिल्कुल ही नहीं होगा। बट एल्डोस्टेरोन इज़ नियरली अनडिटेक्टेबल। इसकी ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं विद दी अमीलोराइड। अमीलोराइड से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और अमीलोराइड को हमने पहले भी कहीं पढ़ा था। अमीलोराइड जो है वो ये सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एक्ट कर रहा है और इसने इसको इनहिबिट करना होता है। तो जो अमीलोराइड है वो मज़ीद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को फिर प्रिवेंट करेगा, क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें अमीलोराइड को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है। तो हमें सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रोकना होता है, जिस वजह से हम अमीलोराइड को यूज़ करेंगे ताकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम बॉडी से बाहर निकल सके वाया दी सेक्रीजन इनटू द यूरिन। उसके बाद आता है सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। इसका नाम जो है वो सेम वाले निमोनिक से भी हम याद रख सकते हैं, सेम, दैट इज़ द सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें एपरेंटली हमें लगेगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक्टिवेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। कोर्टिसोल ने हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है। 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स कोर्टिसोल टू कोर्टिसोन इनएक्टिव ऑन दीज रिसेप्टर्स। तो कोर्टिसोल हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन एक एंजाइम है जिसने कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर देना है
और कोर्टिसोन जो है वो फिर इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता। हेरिडिटरी 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी कैन लीड टू द इंक्रीज इन कॉर्टिसोल एंड लीड टू द इंक्रीज इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिविटी। तो अगर हमारे अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है जो हमारे कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कोर्टिसोन अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को मज़ीद ना स्टिमुलेट कर सकें, तो जब हमारे अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर कोर्टिसोल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब ये मज़ीद कोर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इससे भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और हाइपोक्रीमिया तो ज़रूर होनी है, जो कि हर एक में हो रही है, लेकिन इसमें हाइपरटेंशन भी होगी जो लिटल सिंड्रोम में हुई, इसके साथ यहाँ पे भी होगी। डिक्रीज इन सीरम एल्डोस्टेरोन, इसकी सारी फाइंडिंग्स अभी तक लिटल सिंड्रोम वाली ही हैं। उसके बाद है लेवल कॉर्टिसोल ट्राइज टू बी द सेम एज एल्डोस्टेरोन, और इसमें एल्डोस्टेरोन के साथ कॉर्टिसोल का लेवल भी कम हो जाएगा। सीरम कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन लेवल डिक्रीज, कोर्टिसोल ट्राइज टू बी द सेम एज एल्डोस्टेरोन, नहीं इसमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है। सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो अब इसमें यह होगा कि कॉर्टिसोल इसमें ज़्यादा हो जाता है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिविटी भी इसमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी ना कोई डिफेक्ट जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में आ रहा होता है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। कैन एक्वायर, वैसे ये हेरिडिटरी कंडीशन है लेकिन ये एक्वायर भी हो सकती है फ्रॉम द ग्लिसरेटिनिक एसिड, अगर किसी ने ग्लिसरेटिनिक एसिड को यूज़ किया है जो कि लिकोरिस में प्रेजेंट होता है, विच ब्लॉक्स एक्टिविटी ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, तो ये ग्लिसरेटिनिक एसिड को लेने से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स से, विच डिक्रीज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स को डिक्रीज करेंगे। एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीजेज एंडोजीनस कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, और इसके अलावा हम एक्सोजीनस जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स असल में एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही होते हैं और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट्स को डिक्रीज करते हैं। अगर हम किसी भी किस्म का एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे तो वो हमारे अंदर बनने वाले कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, विच डिक्रीज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिवेशन, और इस वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिवेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमने देखा एक सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेसा, जिसमें डिफेक्ट जो था वो 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज में आ रहा था। फिर हमने देखा एक लिटल सिंड्रोम था, इसमें एपिथेलियल सोडियम चैनल में डिफेक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो चैनल्स डिग्रेड ही नहीं हो रहे थे, वो मुसलसल वहीं पे रह रहे थे। जिटरमैन सिंड्रोम में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट था इन द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। बार्टर सिंड्रोम में हमने देखा कि असेंडिंग लोब ऑफ फैनले में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आ गया था इन द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर में। फिर हमने फैनकोनी में देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में डिफेक्ट आ गया था जनरलाइज्ड, यानी पूरे के पूरे कॉन्वलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद आता है द रिलेटिव, तो अब हम देखते हैं द रिलेटिव कंसंट्रेशंस अलोंग द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रिलेटिव कंसंट्रेशन जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या होंगी। तो हमें ये पता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अगर तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 है, तो अगर तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और वाटर एक ही रेट पर रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सॉल्यूट वाटर की निस्बत स्लो रेट पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, या फिर ये सॉल्यूट जो है वो सिक्रीट हो रहा है। और अगर ट्यूब्यूलर फ्लूइड ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूट वाटर की निस्बत ज़्यादा क्विकली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो जहाँ पे जो सी सब्सटेंसेस वाटर की निस्बत स्लो रेट पे रीअब्जॉर्ब होती हैं उसमें आती है पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, इनोनिन, क्रिएटिनाइन और पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड है। और जो सी सब्सटेंसेस वाटर की निस्बत क्विकली रीअब्जॉर्ब हो सकती हैं उसमें आती है बाइकार्बोनेट, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज।
और जो सी सब्सटेंस तकरीबन इक्वल टू वाटर है वो है सोडियम। तो यहाँ पे हमने देखा कि टब्यूलर इनोनिंग कंसनट्रेशन इंक्रीजेस along the proximal tubule as a result of water reabsorption। क्योंकि हम जिस तरह प्रॉक्सिमली से डिस्टली जा रहे होते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इस वजह से ट्यूब्यूल्स के अंदर इनोनिंग की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लोराइड reabsorption occurs at a slower rate than sodium in the early PCT and then matches the rate of sodium reabsorption more distally। इसलिए कि सारे के सारे फिल्ट्रेट ने हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे प्रॉक्सिमल से डिस्टली जा रहे होना होता है। तो जिस तरह से इसने प्रॉक्सिमली से डिस्टली जा रहे होना होता है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और इसकी रीअब्जॉर्प्शन की वजह से फिर जो है वो ट्यूब्यूलर इनोनिंग की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे है कि क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन जो है वो सोडियम की निस्बत स्लो होगी, जो कि हम इस चार्ट से भी देख सकते हैं कि सोडियम की जो है वो 1 है जबकि क्लोराइड का 1.25 है, और जिसकी 1 से ज़्यादा हो उसका रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन स्लो होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये चीज़ अर्ली पीसीटी में होगी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अर्ली पार्ट में होगी, लेकिन जो हम डिस्टली मूव करते जाएंगे इसका जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो सोडियम के रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन से मैच कर जाएगा। दस इट्स रिलेटिव कंसनट्रेशन इंक्रीजेज बिफोर इट प्लेटियोज। तो इसकी जो रिलेटिव कंसनट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि जो भी सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो रही होती है उसकी प्लाज्मा में कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसकी जो रिलेटिव कंसनट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी बिफोर इट प्लेट्यूज। प्लेट्यूज हम कहते हैं किसी ऐसी जगह को जो हाई लेवल पर भी हो लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट हो। कोई ऐसी चीज़ जो हाई लेवल पर होने के बावजूद फ्लैट हो उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रेट जहाँ पे क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को मैच कर जाएगी। तो उन्होंने ये बात की है कि जो इसकी रिलेटिव कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा होगी वो इंक्रीज़ करेगी इसके सोडियम के रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को मैच करने से पहले ही। यूं रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी इसकी रिलेटिव कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी। तो ये बात वैसे ही समझ में आ रही है कि इसने सोडियम के रेट को मैच करने से पहले ही अपनी रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ये है पेज 611। अगली वीडियो में हम 612 पेज से स्टार्ट करेंगे।